Hello and welcome to the Indie Masala podcast where we talk about health, fitness and awakening. Today आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि फास्टिंग आपके लिए सही कैसे हो सकता है या हर इंसान को सहना जो है फास्टिंग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हमने पिछले सप्ताह भी इसका एक एपिसोड किया है, लेकिन इतनी सारी जानकारी है, इतनी सारी नई नई साइंटिफिक एविडेंस निकल के आ रहे हैं फास्टिंग, खासकर इंटरमिटेंट फास्टिंग, सर्काडियन इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर में, कि मैंने सोचा एक बार फिर से इसको रिवाइज किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर लास्ट वीक एपिसोड, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इंकरेजिंग कमेंट्स भेजे हैं, बहुत सारे सवाल भेजे हैं। शायद आज के एपिसोड में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उनमें से एक प्रमुख सवाल था कि क्या औरतें इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकती हैं क्या। मैं रिसर्च कर रहा था और उसके दौरान मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनकी वेबसाइट चेक किए। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर एमी शाह। शी इज़ अ हार्वर्ड एंड कोलंबिया ट्रेंड एमडी एंड ऑथर हैं। डॉक्टर एमी शाह का बोलना है कि 80% ऑफ द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड ड्यू टू द सिरकैडियन साइकिल और अकॉर्डिंग टू द सिरकैडियन साइकिल। सो फॉर एग्जाम्पल, अब सिरकैडियन साइकिल क्या है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप जेट लैग ना हो तो आपकी शरीर उस कालखंड के सुबह और शाम के हिसाब से सेट हो जाती है। तो आप ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे सुबह होने पे, शाम होते होते आपको थकान होने लगती है, आपको सोने का मन करता है। तो जैसे सुबह में कौन से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, कौन से जीन्स के स्विच ऑन हो जाती है, वो है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ा दो, क्योंकि अभी इंसान सो के उठा है, इसको एनर्जी की ज़रूरत है, ये खाना खाएगा तो खाना पचना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन फोकस का जीन बढ़ा दो, थिंकिंग की जो जीन है उसको अप रेगुलेट कर दो कि वो सोचना शुरू कर सके। वैसे ही जैसे शाम होने लगती है तो मेटाबॉलिज्म की जो जीन है वो स्विच ऑफ हो जाएगी, कि आदमी अभी किस चीज़ पे ख्याल करेगा, कॉन्सेंट्रेट ऑन रिपेयर एंड रिन्यूअल, कि कल ये वापस इंसान ताजगी के साथ खड़ा हो सके। तो इसको बोलते हैं सिरकैडियन साइकिल। और सचिन पांडा करके हैं एक रिसर्चर, जिन्होंने बहुत ही शानदार रिसर्च किया है बॉडी के सिरकैडियन रिदम पे, और नई सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी खोज चालू है कि किस तरह से सिरकैडियन रिदम के हिसाब से अगर दवाइयों को भी खाने के ढंग को इन अनुकूल किया जाए तो इट कैन हैव रिमार्केबल इफेक्ट्स। एंड विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट, बट आज के संदर्भ में अगर आप सिरकैडियन रिदम के हिसाब से खाना और सोना जगना मेंटेन करते हैं और आपकी जो जीन्स है वो प्रॉपरली अप रेगुलेट और डाउन रेगुलेट होते हैं, कि मेटाबॉलिज्म दिन में चालू रहे, रात को बंद हो जाए और रात को रिपेयर और रिन्यूअल चालू रहे, तो न केवल आपकी एजिंग अच्छी होगी, आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है, आपकी मतलब जो जीवन काल है वो बढ़ता है, आप में डिजीजेस के चांसेस कम रहते हैं और आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं, बिकॉज प्रकृति ने उस तरह से हमको बनाया हुआ है। अभी हो उल्टा गया। उल्टा ये हो गया कि केवल 100 साल पहले तक जब बिजली नहीं थी तो शाम को दिए जलते थे, और कितने भी धनी लोग हो जाएं, घर के हर कोने में भी दिए नहीं जल पाते थे क्योंकि तेल महंगा होता था। यूरोप में और अमेरिका में तो वेल की जो ऑयल होती थी वो जलाई जाती थी, एंड इट कंटिन्यू टिल द टाइम कॉटन सीड ऑयल केम। बाद में इलेक्ट्रिसिटी आई तो, और आज के समय में तो 24 घंटे अगर आप जगह रहना चाहें तो बाहर में भी दिन में भी रात है, और इसने बुरी तरह से हमारे सर्कैडियन रिदम को प्रभावित किया है। तो न केवल रोशनी हमें हर तरफ से 24 घंटे ब्राइट वाइट लाइट मिलने लगी, बल्कि खाने की अवेलेबिलिटी भी 24 घंटे हो गई। अब इसके दुष्परिणाम ये हैं कि रातों रात नहीं, रात भर रेस्टोरेंट्स, होटल्स चलते रहते हैं और हम खाते रहते हैं। तो जहाँ रात में सर्कैडियन रिदम के हिसाब से हमारे मेटाबॉलिज्म के जीन डाउन रेगुलेट होती है, स्विच ऑफ हो जाती है कि अभी रिपेयर रिन्यूअल का काम है, वहाँ भी हम उस समय खाते रहते हैं। तो इसके सर्कैडियन पैटर्न से अलग चलने के नतीजे आपको हर कल्चर सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं कि नई नई बीमारियाँ निकल के आ रही हैं। एक अलग रिसर्च के दौरान मैंने ये डेटा देखी थी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो नाइट शिफ्ट में काम करने वाले हैं उनमें ऑल कॉज मोर्टैलिटी बढ़ जाती है। वापस रिपीट करूँगा, जो कि रात में काम करते हैं। रात में भगवान ने, प्रकृति ने सोने का समय बनाया, तो अगर आप बहुत रेगुलरली रात में काम करने वाले हैं तो आपकी ऑल कॉज मोर्टैलिटी, मतलब पूरे बीमारियों से मरने के चांसेस, जो नॉर्मल जो इंसान दिन में काम करता है और रात में सोता है, उससे बढ़ जाते हैं। अभी हमने कल तक और उसके पहले भी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे थे। अब आज हम इसमें एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहते हैं, सिरकैडियन फास्टिंग। अब देखिए, हज़ारों हज़ार साल का हिस्टोरिकल डेटा है कि ज़्यादातर कल्चर्स में शाम होते ही सूर्योदय हुआ और खाने पीने का कार्यक्रम खत्म हो जाता था, क्योंकि एक देखिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, रोशनी नहीं हुआ करती थी, प्लस
जानवर का खतरा तो आप गुफाओं में चले जाएंगे और वहाँ पे कुछ आग वाग जला करके आप बैठेंगे और उस समय जो खाना पीना होगा जल्दी और फिर सो जाते थे और सुबह उठ करके ही आपके कार्यकलाप शुरू होते थे। तो मोस्ट कल्चर्स यूज टू हैव सपर बाय डे एंड, क्योंकि कोई रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, कोई माइक्रोवेव्स नहीं होते थे, ना ही 24/7 फूड स्टोर्स खुले रहते थे, रेस्टोरेंट खुले रहते थे। तो ये नॉर्मल पैटर्न था और ये केवल पिछले 150-200 साल के अंदर में पैटर्न चेंज हुआ है। अदरवाइज हजारों साल से इंसान इसी पैटर्न में रहता आया है। और जब भी हमारे जो एंशिएंट थे वो अगर उठते थे सुबह में, तो सुबह उठते उठते उनको नाश्ता नहीं मिल जाता था, बिकॉज फॉर फेचिंग फूड यू विल हैव टू वॉक, गो सम प्लेसेस, फ्रूट्स लाएंगे, कुछ आखेट करेंगे, कुछ करेंगे, शिकार होगा तो कुछ खाने को मिलेगा। सो द टिपिकल फास्टिंग पीरियड वुड बी कि एक 10, 11, 12 बजे तक उनको कुछ खाने को दोबारा मिलता था। सो हजारों हजार साल से हमारी जो प्रकृति है, द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज टू फास्ट फॉर 14, 15, 16 आवर्स। और उसको पिछले 150-200 सालों में जितनी बुरी तरह से हमने प्रभावित किया है, उसके नतीजे हमें हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर एक छोटी छोटी सलाह अगर देना चाहें तो डॉक्टर एमी शाह बहुत स्ट्रांगली सलाह देती हैं कि ये जो नॉर्मली 8-10 घंटे की फास्टिंग तो हर कोई कर लेता है, जब आप सो रहे होते हैं फास्ट कर रहे होते हैं, क्या आप उसमें 1-1 घंटा करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट अवॉइड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। क्यों, इसके पीछे हम जाएंगे, इसके पीछे बात करेंगे। तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन NEJM में डॉक्टर मैटसन ने, जो कि एक लीड रिसर्चर थे, उन्होंने बताया कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये एक मेटाबॉलिक स्विच के जैसे काम करती है, फ्लिप ऑन फ्लिप ऑफ होती है। तो जैसे आपने रात भर की फास्टिंग करी, आप सो रहे हैं और आपने समझिए 7-8 बजे तक अपना डिनर कर लिया था, तो एक लेवल आती है कि बॉडी की जो पूरी ब्लड ग्लूकोज की जो मात्रा, जो खून में शुगर चल रहा है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होती है। उसके डिप्लीशन के बाद हमारे लिवर से ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज रिलीज करती है, एंड आफ्टर दैट इज ओवर देन द मेटाबॉलिक स्विच फ्लिप्स। वो स्विच ऑन होती है और वहां पे मैजिक होती है, जहां पे फैट सेल्स टूटते हैं और फैटी एसिड एज अ एनर्जी मीडियम कंज्यूम होती है। अब दुर्भाग्य की बात यह है, ये सब होने को 14, 16, 15, 16 घंटे लगते हैं, ये डिप्लीशन होने को स्लोली, कि ब्लड ग्लूकोज से लेवल्स कम हुए, फिर ग्लाइकोजन का ग्लूकोज लेवल जो लेवल है लिवर से वो डिप्लीट हुआ, उसके बाद ही फैट वाली स्विच ऑन हो पाएगी। तो ये इस तरह से है कि अगर आपकी बाइक है तो जो फैट सेल्स का जो इस्तेमाल है वो रिजर्व में आने के बाद ही होता है। तो क्या आपका शरीर कभी रिजर्व में आता है क्या? दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारी 3 टाइम खाने की जो आदत वो 4 और 5 टाइम हो गई है। और मतलब आपको किसी से कितना प्यार है वो आप खाना खिलाकर ही समझा सकते हैं। दैट्स द बुलशिट वी हैव गॉट इनटू, सॉरी फॉर द वर्ड। सो क्या आपकी बॉडी उस मेटाबॉलिक स्विच को फ्लिप करती है? और ये फ्लिप तभी होगी जब आप 14, 15, 16 घंटे की फास्टिंग कर पाए, कि आपकी बॉडी वापस सीख पाए फैट बर्न करना, कीटोन्स पे सर्वाइव करना। जब भी आप बच्चे थे तभी बहुत अच्छी तरह से बॉडी को आता था, लेकिन एज वी ग्रो ओल्डर, एज वी ईट टू मच, वी बिकम डिपेंडेंट ऑन, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया भी डिपेंडेंट हो गए हैं शुगर एडेप्टेड साइकिल पे। तो चीनी खत्म ही नहीं हो रही, ग्लूकोज मिल ही जा रहा है, तो फैट कब जले? तो माइटोकॉन्ड्रिया फैट जलाना भी भूल जाती है। इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो जब अगर आप ओवर ईटिंग की साइकिल कंटिन्यू करना है, फैट आप बर्न नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? विसरल फैट जमा होगी, आपके ऑर्गन्स के आजू बाजू जमा होगी। वर्स्ट केस सिनेरियो, आपके मसल्स में फैट जमा होना चालू हो जाएंगे और इवन मसल्स को प्रभावित करेंगे। हम इसके बारे में किसी और एपिसोड में और डिटेल बात करेंगे। लेकिन जो लोग 14, 16, 18 घंटे की, 16 कीजिए, 18 मत कीजिए, 16 तक जाइए मैक्सिमम। और इसको करना है कैसे, कि रात में आपने 8-9 बजे खा लिया, अगले दिन 1-2 बजे तक आप लंच कीजिए, उस बीच में केवल ग्रीन टी लीजिए, नींबू पानी लीजिए बिना शक्कर के। तो शक्कर, दूध, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ब्लैक कॉफ़ी लीजिए। 2 चीज़ें याद बताना चाहूँगा कि MCT और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ये बड़े ही हेल्पफुल हैं फास्टिंग के इफेक्ट्स को दिखाने के लिए। इनफैक्ट दे एक्चुअली मिमिक द इफेक्ट्स ऑफ गुड फास्टिंग। तो अभी से इम्प्रूवमेंट क्या होगी? आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बॉडी में बढ़ेगी। इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ऑटोफेजी किक इन होगी आपकी बॉडी में, जो कि बॉडी की सफाई करेगी, रिन्यूअल करेगी, जो सेल्स काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा करके
जो प्रोटीन्स डिफेक्टिव है उनको हटाया जाएगा, नई प्रोटीन्स बनाई जाएगी। BDNF के लेवल बढ़ेंगे। अब BDNF हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है शरीर में, सिस्टमिक सूजन, वो कम होगा। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स अच्छे होंगे। ब्लड प्रेशर कम होती है। डायबिटीज़ कम होता है। ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव होती है। गट हेल्थ इंप्रूव होती है। और ये सब करने के लिए आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं खरीदना है। एक खुद से सेल्फ कंट्रोल लानी है। ब्रेकफास्ट का जो टाइम है उसको धीरे 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 आगे बढ़ाना है। तो एक एनर्जी ट्राइफेक्टा बोलते हैं। पहला है कि आप इंटरमिटेंट सर्कैडियन फास्टिंग पे जाएंगे तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपकी हार्मोन हेल्थ इंप्रूव होगी और साथ के साथ आपकी जो इम्यून हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी। तो जो बिगिनर्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं कि अरे आप तो खाना नहीं खाने की बात कर रहे हैं, ज़िंदगी भर तो हमारे यहाँ लोग खाते आए हैं ब्रेकफास्ट, उनको तो ज़िंदगी भर नहीं। मतलब ये सब जो परिवर्तन है 100-150 साल की परिवर्तन है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले चीनी का ही कॉन्सेप्ट नहीं था। खांड बांट चलती थी, को हर चीज़ में चीनी नहीं मिलाई जाती थी। इवन जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल का कॉन्सेप्ट है वो केवल 70 साल पुराना है। उसके पहले हम घी खाते थे, तिल का तेल खाते थे, सरसों तेल खाते थे। अभी हम पता नहीं कौन से तेल खाते हैं जिसको इतना इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करने में उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, तो ऊपर से विटामिन A, D, E के मिलाना पड़ता है। कभी और बात करेंगे इसकी। तो जो बिगिनर्स हैं ट्रिगर ना हो जाए। आपका जो ये मानकर चलें कि आपकी जो एंशिएंट बॉडी है और उसके अंदर जो जीन्स हैं तो कितने हजारों हजार साल की जो यादाश्त है उसको लेकर चल रहे हैं। दे आर वेरी वेल प्लान टू, प्रोग्राम टू हैव अ लॉन्ग एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ फास्टिंग। आपको उसको वापस एक रीसेट करना है और स्विच बैक टू द सर्कैडियन पैटर्न। एक सवाल जो अक्सर मेरे श्रोताओं ने पूछा है कि क्या औरतें फास्ट करें कि नहीं, तो एक नॉर्मल सी सलाह दी जाती है कि नहीं, औरतें फास्ट ना करें। अब इसमें ये बड़ी डिससर्विस हो रही है। डॉक्टर एमी शाह का बोलना है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग और एक्सरसाइजिंग दोनों को आप एक साथ करके देखें तो क्या एक्सरसाइज करना बुरी बात है औरतों के लिए? नहीं। बट क्या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करके उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, बैड इफेक्ट्स? यस। सो सिमिलरली इंटरमीडिएट फास्टिंग भी उतना ही बेनिफिशियल है औरतों के लिए जितना मर्दों के लिए है। बट औरतों में हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, सेंसिटिविटी होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको प्यूनिटिव नहीं करना है, इसको बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना है। जिस दिन आपको खाने का मन करता है आप खा लीजिए। तो कुछ औरतें हैं जो कि किसी दिन 12 घंटे की फास्ट करती है, अगले दिन 16 घंटे की करती है। जब भी पीरियड्स आते हैं उस समय फास्टिंग बंद कर दीजिए। जब भी आपकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है उस समय फास्टिंग नहीं होनी चाहिए। बट क्या एक्सरसाइज के फायदे औरतों को नहीं होते? होते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के भी फायदे औरतों को क्यों नहीं होंगे? सो एक भ्रांतियां भी फैलाने की कोशिश होती है। खुद की बॉडी को समझें। 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको करने की कोशिश करें। फाइंड योर ओन रिदम। इट्स लाइक you train and then you recover, train and recover, so that's the same thing. इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या करती है? ये रीसेट करती है, रिकैलिब्रेट ऑल्सो योर सेंस ऑफ टेस्ट। तो जब भी आप 12, 14, 16 घंटे की फास्टिंग करके कुछ खाएंगे उसका जो मज़ा है वो, और ये टिपिकली टेक्स 21 days फॉर योर टेस्ट बड्स टू रीसेट, पर उसका अलग मज़ा आता है। मैं एक और बात करना चाहूँगा। बड़े रिमार्केबल से वॉरियर हैं, ओरी हॉफमेकलर। उन्होंने वॉरियर डाइट नाम की किताब लिखी थी जिसमें कि उन्होंने बताया कि ये जो कम से कम खा करके भी आदमी सुपर फिट और फाइटिंग फिट हो सकता है, ये हमें आज की बात नहीं है। स्पार्टन्स, ग्रीक्स, रोमन्स, ये सब कल्चर में देखा गया कि जो फाइटर्स होते थे वो खाना अक्सर दिन में एक ही बार खाते थे और वो भी रात का खाते थे। वॉरियर डाइट, इससे न केवल आदमी की परफॉर्मेंस बढ़ती है बल्कि कॉग्निशन और कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो भी बढ़ती है। तो एक और चीज़ अक्सर मैं अपने श्रोताओं से पूछता रहता हूँ कि कौन सा शेर ज़्यादा एक्टिव होता है, भरपेट खाया हुआ शेर कि भूखा शेर? आप किसके सामने नहीं आना चाहेंगे? अगर भरपेट खाए हुए शेर के सामने आप चले भी जाए तो आपको देख के वापस सो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस चीज़ की बात हो रही है। अगेन रिपीटिंग, कॉफ़ी एंड MCT ऑयल जो कि आपको कोकोनट ऑयल से मिलता है, हैव कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट फॉर इंटरमीडिएट फास्टिंग। एक और नई चीज़ पता चली जो हम फैटी लिवर के ऊपर कभी एपिसोड करेंगे तो आपको बताएंगे। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स कंजम्पशन फ्रॉम कोकोनट ऑयल रिड्यूसेस द फैटी लिवर सिंड्रोम। फैट में जो लिवर एक्यूमुलेशन होती है उसको कम करता है। कैसे? दूसरी दिन बात करेंगे। तो अभी देखिए हो क्या रहा है कि जब भी आप 4 बार 5 बार खाना, टिपिकल इंसान तो 3 बार कम से कम खाता है, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर, बीच में चाय कॉफ़ी और कुछ नाश्ता चलता रहे, कुछ चलता रहे। तो अभी टिपिकली लोग 5 से 6 टाइम खा रहे हैं। हर बार खाएंगे, आपके खाने में कुछ ना कुछ कार्ब्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन के रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। और इतनी ज़्यादा इंसुलिन बॉडी में रिलीज़ होना, इंसुलिन को मत भूलिए कि ये एक
ट्रिगर है, एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है, और ये आपकी जो बॉडी में जो फैट बर्निंग की जो स्विच फ्लिप होनी चाहिए उसको होने नहीं देता। आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज पे रन करने की आदी हो जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी को भी खाने से एक रिकवर होने का मौका देती है। याद कीजिएगा, खाना पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत सारा खून जो है वो पेट की तरफ जाता है और ब्रेन की तरफ कम हो जाता है। तो लंच के बाद हमारे सेशंस डिफिकल्ट इसलिए होते हैं कि लंच के बाद बॉडी जो ब्लड की सप्लाई है उसको पेट में भेज देती है और लोग बहुत मुश्किल से जगह रह पाते हैं। तो हमारे लिए एज अ ट्रेनर्स अलग ही चैलेंज होता है। तो फास्टिंग कैसी होनी चाहिए? ये ग्रेसफुल होनी चाहिए, प्यूनिटिव नहीं होनी चाहिए। आपकी मर्जी है तो आप कीजिए, इसमें बुरा नहीं फील करना है। सैटरडे संडे घर पे हैं, बच्चों ने बोला कि ब्रेकफास्ट करनी है तो ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें औरतों को तो और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जिस दिन उनको लगे कि आज नहीं जम रहा है, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यू शुड गेट अ मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। और ये इसमें मतलब आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। और ये मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी खाली आपकी नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ योर सेल्स विच आर अडॉप्टेड राइट नाउ टू शुगर बर्निंग मोड। एंड शायद भूल गए कि फैट एडॉप्शन, फैट को बर्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जिस तरह से योग आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और रिसेंटली नया योग करने वाले बोलेंगे अरे नहीं दिस इज टू डिफिकल्ट, मैं इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, बट धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इसी तरह इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जाने वाले लोग शुरुआत में तकलीफ होगी, बट धीरे धीरे अपनी बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया को सिखा पाते हैं कि आप फैट बर्न करना वापिस से चालू करो। ओबेसिटी जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुई थी, उसमें तो बताया गया कि वापिस वही चीज़ की इंटरमीडिएट फास्टिंग इज अ मेटाबॉलिक स्विच विच ट्रेन्स योर बॉडी, ट्रेन्स योर माइटोकॉन्ड्रिया टू यूटिलाइज द फैट विच इज स्टोर्ड इन योर बॉडी। और अक्सर जो लोग एक समय का खाना, 2 समय का खाना मिस करने से परेशान हो जाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मत भूलो, आप लाखों कैलोरी अपनी बॉडी में लेके चल रहे हैं, उसको रिजर्व में तो जाने दो एक बार, तभी तो आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे। तो क्या फ़ायदे मिलेंगे? अक्सर हम इसकी बात करते रहते हैं, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, इसको न्यूट्रोपिक फैक्टर भी बोल सकते हैं आप। ये नए न्यूरॉन्स के बनने में मदद करता है, खासकर जो हमारी बॉडी में ब्रेन सेल्स ऑलरेडी हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको मेंटेन करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, और आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शन है, दिमाग की काम करने की शक्ति, उसको बढ़ाता है। ये कब बढ़ता है? जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के स्टेज में होते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका दिमाग अच्छा काम करे और हेल्दी रहे? ओके, गुड। साथ के साथ हीमोसिस्टीन और सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं हार्ट हेल्थ के लिए, ओवरऑल सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बताती है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहेंगे तो आपकी बॉडी में हीमोसिस्टीन और सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स कम होते हैं। याद दिलाना चाहूँगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन वही है जो हार्ट अटैक के बाद बॉडी में कई गुना बढ़ जाता है। तो डॉक्टर्स बता पाते हो टेस्ट देख करके इस बंदे को हार्ट अटैक हुई है। तो आपकी बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल होती है, बट आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहने वालों लोगों का और जो फास्टिंग नहीं करते उनका देखेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों के बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड के लेवल होते हैं वो कम देखे जाते हैं। साथ के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी में ऑटोफेजी को किक इन करती है, जिसके लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार योशिमोरी ओसुमी को मिला था, जिन्होंने बताया था कि ऑटोफेजी में आपकी बॉडी आपके कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर में जो डिफेक्टिव प्रोटीन है उनकी सफाई करती है, रिन्यूअल करती है, रिपेयर करती है। और ये तभी किक इन होती है जब भी आप 14 से 16 घंटे की फास्टिंग पर हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी बॉडी नए सेल बनाए, इफेक्टिव सेल बनाए, और साथ के साथ जो नहीं काम करने वाले सेल हैं उनको धक्का मार के बाहर निकाले, सफाई करता रहे? तो उसको सफाई करने का मौका दीजिए। ट्रैफिक आप रोकेंगे तभी रोड की रिपेयरिंग हो पाएगी, याद रखिएगा। तो क्या करना है हमें? मोटा मोटा चीनी कम खानी है, लेस रिफाइंड कार्ब्स खाने हैं, आटे शक्कर वाली चीज़ें कम खानी है, मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, रिफाइंड ऑयल्स कम करने हैं। अब इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक चीज़ है एमटॉर। अब एमटॉर जो है वो एक तरह का, आपको क्या बोलूँ, वो ग्रोथ को बढ़ाने वाला फैक्टर है, मैकेनिस्टिक रिसेप्टर ऑफ रापामाइसिन। ये कैंसर के सेल की ग्रोथ को भी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के स्टेज में जाते हैं, प्लस ये लेस शुगर, लेस कार्ब वाली डाइट खाते हैं, तो एमटॉर को सिग्नल जाता है कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम हो रहे हैं, मतलब सेल्स की ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन कम करो। ग्रोथ हार्मोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किनको होती है? कैंसरस सेल को। शुगर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किनको होती है? कैंसर सेल्स को। कैंसर सेल टिपिकली यूज मोर देन 10 टाइम्स शुगर एज कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्दी सेल। तो कैंसर सेल को भी सिग्नल जाता है कि न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ग्रो मत करो। आप समझ गए होंगे। बाकी एक और चीज़ बात करना चाहूँगा, हॉर्मेसिस की। सो व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर।
तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये आपकी बॉडी को रिसिलेंट बनाती है। ये इस तरह से है कि एक बहुत ही धनी घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसको जीवन की सारी सुख सुविधाएं लगातार मिलती रही और सडनली उसको एक धक्का लगता है और उसको संभलने में बहुत वक्त लग जाता है। और वहीं एक बच्चा है जो बचपन से ही उतार चढ़ाव देखता रहा है, गरीबी देखी है, भुखमरी देखी है और बाद में थोड़ी रिजिलेंस आ जाती है लाइफ को जीने की। और तो उसी तरह की बात है। साथ के साथ हिस्टोरिकली आप देखेंगे और सोचिएगा, इसको विचार कीजिएगा कि केवल 150-200 साल, 100 के अंदर में खाने की इतनी बहुतायत हुई, 50-60 साल में खाने की इतनी बहुतायत हुई है। अदरवाइज ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ये हर एज में फेमीन्स, विंटर मतलब खाना कम मिलना सर्दियों में, और खाना कब ज़्यादा मिलता था? स्प्रिंग्स में और समर में मिलता था। अभी क्या हो गया? 365 डेज ऑफ समर, 24 घंटे 7 दिन खाने की अवेलेबिलिटी, आप जो खाना चाहें खाएं। और ये बन गई है हमारी सबसे बड़ी डिजास्टर, जिसमें लोग 6 बार खाने को नॉर्मल मानते हैं और फास्टिंग को डिसऑर्डर मानते हैं। साथ में बीच में स्नैकिंग करना, ये भी एक बड़ा डिजास्टर है। इससे फायदा किसको होता है? सारी फूड वाली इंडस्ट्रीज को। गट हेल्थ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा बिफोर वी क्लोज टुडेज एपिसोड। देयर इज अ फैंटास्टिक बैक्टीरिया इन आवर स्टमक कॉल्ड Akkermansia muciniphila। म्यूसिन को प्यार करने वाला Akkermansia muciniphila ग्रोज जब भी आपकी पेट खाली हो। खाता क्या है? म्यूसिन। वो जितना खाएगा आपकी म्यूकस सेल्स उतना म्यूसिन प्रोड्यूस करेंगे। म्यूकस सेल जितना प्रोड्यूस होगा स्टेम सेल्स एक्टिवेशन होती है। स्टेम सेल्स के बेनिफिट कितना बताएं आपको। दूसरा फायदा, आपकी बॉडी में, आपके पेट में, गट में Akkermansia muciniphila जितनी ज़्यादा होगी वो दूसरे डेंजरस बैक्टीरियाज को रहने की जगह नहीं देगा। साथ के साथ जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के स्टेज में होते हैं, बॉडी में न्यूट्रिशन की लेवल कम होती है उस फेज के दौरान, तो जो डेंजरस बैक्टीरिया है उनको ये सिग्नल जाता है कि न्यूट्रिएंट्स नहीं है, रहने का कोई मतलब है, निकल जाओ यहाँ से। तो और इसके बारे में बात करेंगे लास्ट में। एक ब्रेन की जो सफाई होती है रात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर रिसर्च चालू है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं इसको। तो डॉक्टर गंडरी हैं, उनका बोलना है कि ब्रेन वॉश की साइकिल होती है जिसमें न केवल टॉक्सिन्स हटाए जाते हैं, डेब्रीज हटाए जाते हैं, एमिलॉइड्स हटाए जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को मालूम हुआ कि एमिलॉइड प्लैक की वजह से अल्जाइमर्स नाम की बीमारी होती है। तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या करती है, रात में ब्रेन को 20% तक श्रिंक कर देती है जो कि वॉश हो सके। और इस वॉशिंग के लिए ब्रेन को रिच ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। और रात में आपने खा लिया दबा के, ब्लड सप्लाई कहाँ चली गई? तो पेट की तरफ। ब्रेन को साफ होने के लिए समय कम मिला, खून कम मिला, सुबह उठते उठते आपने वापस खा लिया, खून की सप्लाई ब्रेन में और कम हो गई। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो स्टेज कंटिन्यूड रहती है तो ब्लड की फ्लो ब्रेन को बढ़ी रहती है। दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई पीपल इन इंटरमिटेंट फास्टिंग वुड फील मोर अलर्ट एंड वुड हैव मोर कॉग्निटिव फंक्शन एबिलिटी एज कम्पेयर टू अगर आपने खा लिया उठते उठते, तो खून की जो सप्लाई ब्रेन से कम होके पेट की तरफ ज़्यादा चली जाती है। साथ के साथ पुअर वॉशिंग ऑफ द ब्रेन सिस्टम हैपन्स। एपिसोड थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई बट आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज इसके बेनिफिट्स पिछले 3 साल से खुद पे देख रहे हैं। कई सारे मित्रों को बताया है जिन्होंने अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को कंट्रोल किया है, इंसुलिन से नीचे आए हैं, बॉडी वेट कंट्रोल किया है। फॉरगेट ऑल दैट, इट मेक्स यू फील ग्रेट। इंटरमीडिएट फास्टिंग इज नॉट अ प्यूनिटिव मैकेनिज्म, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ वे टू एंजॉय योर फूड मोर। और उसके बाद क्या खाना है? सब बिंदास खाइए, खाली वो 2-3 चीज़ें, थोड़ी चीनी कम कर लीजिए, थोड़ी रिफाइंड कार्ब्स कम कर लीजिए, थोड़ी फ्राइड चीज़ें कम कर लीजिए। एंजॉय योर लाइफ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ईटिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट। सी यू टुमारो विद अ न्यू एपिसोड ऑफ इंडी मसाला पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।